बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा एक ही देवर था 14 साल का। वो हर वक्त घर में बैठा रहता और बाहर भी न जाता था। मुझे वो बहुत अजीब लगता। एक दिन उसके कमरे से मोहल्ले की मशहूर दाई को निकलते देखा तो बहुत हैरान हुई। तभी सास बोली, यही तो एक सहेली है इसकी जो रोज इससे मिलने आती है। मुझे कुछ शक हो गया कि भला दाई की क्या दोस्ती देवर से। अगले दिन जब दाई फिर से आई तो मैं चाय देने के बहाने जूं ही कमरे में जाने लगी तो सास का रंग फक हो गया और मुझे अंदर जाने से रोक दिया। यूं मैंने सोच लिया कि ये राज तो जानकर ही रहूंगी। एक दिन दाई जैसा हुलिया बनाकर देवर के कमरे में गई तो जान निकल गई, क्योंकि वहां तो मैं अपने देवर के कमरे में गई तो हर सू अंधेरा फैला हुआ था। मैं बल्ब जलाकर आगे बढ़ी तो वो एकदम तैश में आकर चिल्लाने लगा था। मैं तो हड़बड़ा कर रह गई कि इसे क्या हो गया है। फिर वो बिस्तर से उठा और मुझे कलाई से थाम कर अपने कमरे से बाहर निकाल दिया और अंदर से कुंडी लगाकर बैठ गया। मैं उसके इस रवैये पर शजदा रह गई थी। एकदम ही मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं अपने कमरे में चली गई। शाम ढल चुकी थी मगर किसी को मेरी फिक्र तक न हुई कि बड़ी बहू है कहाँ। मैं खुद ही ढीठ बनकर कमरे से निकल आई। मुझे उस वक्त हैरत का शदीद झटका लगा जब मैंने अपने देवर के कमरे से दाई को निकलते हुए देखा था। भला मेरे 14 साला देवर और उधेड़ उम्र दाई का क्या जोड़ बनता था। मैं फौरन अपनी सास के पास गई और उनसे इस्तफसार किया कि गांव की मशहूर दाई अनीला कमर के कमरे में क्या कर रही थी। मेरी सास हंसकर बोली, बेटी भरी दुनिया में कमर की दोस्ती फकत अनीला से ही है। कमर बाप के मरने के बाद बहुत अकेला हो गया था, इसलिए उसने अनीला से दोस्ती गांठ ली। मुझे भी कोई एतराज नहीं हुआ कि चलो अनीला जहां दीदा खातून है, मेरे बच्चे को 2 घड़ी नसीहत ही कर दिया करेगी। मैं अपनी सास के जवाब पर खामोश तो हो गई थी मगर मुझे अनीला कुछ मशकूक सी लगी थी। मेरा देवर कमर पूरी दुनिया से कट गया था। क्या पता ये सब इस बेजोड़ दोस्ती का ही नतीजा हो। मैं यूं तो लोगों के मामलात में टांग अड़ाने से परहेज करती हूँ मगर ये मामला मेरे देवर कमर का था। मुझे मेरे शौहर जीशान ने ही इनकी हिफाजत करने को कहा था। मैं फिर इस फर्ज से रूगर्दानी कैसे कर सकती थी। सुबह हुई तो कमर अपनी माँ के पास बैठा न जाने क्या बड़बड़ा रहा था। मैंने उसको गौर से देखा तो उसके हुस्न को देखकर दंग रह गई थी। वो बिलाशुबा बहुत ही हसीन लड़का था। मैं भी अपनी सास के पास जाकर बैठ गई और कमर से बात करने की कोशिश करने लगी थी। मैंने कहा, कमर तुम्हें बिरयानी पसंद है क्या? आज मैं बिरयानी बना दूं? एकदम से वो मुझे घूर कर बोला, मुझे घर उजाड़ने वाली औरतों के अलावा सब कुछ पसंद है। मैं उसके कड़वे लहजे पर दिल महसूस कर रह गई थी मगर मैंने नजरअंदाज कर दिया था। मैंने कहा, मेरे दीवर जी को और क्या क्या नापसंद है? वो उठकर खड़ा हो गया और बोला, मुझे सिर्फ और सिर्फ आप नापसंद हो। फिर आगे बढ़ गया। मैं उसकी बड़बड़ाहट साफ सुन रही थी। वो कह रहा था, मेरी माँ से बेटा छीन लिया, मुझसे भाई छीन लिया, अब हमदर्दी करने के लिए मुंह उठाकर आ गई है। वो इतना कहकर अपने कमरे में चला गया था। आज मैं सारी बात को क्लियर कर देना चाहती थी, इसलिए मैं भी उसके पीछे ही उसके कमरे में चली गई थी। हर सू अंधेरा फैला हुआ था। इतने में मेरी सास भागती हुई मेरे पीछे आई और मुझे हाथ से पकड़कर कमरे से बाहर ले गई और कहा, जब वो बाहर आए तब बात कर लेना। मुझे गुस्सा आया हुआ था इसलिए मैं करख्त लहजे में बोली, क्यों, कमर के कमरे में आसिफ बैठा है? मेरी सास के चेहरे पर एकदम जर्दी फैल गई थी। उन्होंने कहा, ऐसा ही समझ लो। मैं चुप करके अपने कमरे में वापस आ गई और अपने अजीब ससुराल वालों के मुतालिक सोचने लगी थी। मैं घर के कामों में सास का हाथ बटा देती तो वो मुझे झोलियां भर भर के दुआ देती थी। मैं कमर के साथ भी दोस्ती करने की कोशिश करती थी ताकि उसकी शख्सियत को संवार सकूं, मगर वो तो मुझे देखकर ही मुंह फेर लेता था या फिर मुंह तक चादर तान कर लेट जाता था। मगर अनीला घंटा घंटा उसके पास बैठी रहती थी। उन दोनों की आवाज मुझे सरगोशियों में सुनाई देती थी। न जाने वो दोनों क्या राज की बातें करते थे कि उनको सरगोशियां करने की जरूरत पड़ गई थी। कमर की आज वाली गुफ्तगू से मुझे ऐसा लगा था कि शायद वो मुझे चिढ़ाने के लिए ये सब करता है या फिर मुझसे भागने के लिए। इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं जरा पीछे रहकर उसके मामलात पर नजर रखूंगी। अब मैं सारा दिन अपने कमरे में गुजारने लगी थी। बिला वजह अपने ससुराली मामलात में घुसने से परहेज करती थी। मेरी सास खामोशी से अपना काम करती रहती, कमर अपने कमरे में पड़ा रहता। फिर शाम के वक्त अनीला दाई आ जाती तो मेरी सास भागकर उसके कान में कुछ कहती तो दाई सर हिला देती और कमर के कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेती थी। जितनी देर दाई कमर के कमरे में रहती, मेरी सास सारे सहन में बौखलाई बौखलाई से फिरती रहती थी।
फिर घंटे बाद जब दाई बाहर आती तो मेरी सास फिर भागकर उससे सरगोशियां करने लगती थी। आज जब दाई घर से बाहर गई तो कमर अपने कमरे से बाहर निकल आया था। वो अपनी माँ के गले लगकर ज़ारो कतार रोने लगा था, फिर हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा। ये सब मैं अपने कमरे की खिड़की से देख रही थी। मुझे अब समझ में आया था कि ये मामला इतना सीधा नहीं है जितना मुझे लग रहा है। जरूर मेरी सास और कमर मुझसे कुछ छुपा रहे थे। मेरे कानों में शौहर जीशान के अल्फाज गूंजने लगे थे। उन्होंने कहा था, मेरी वालिदा तुम्हारे सुपुर्द हैं, उनका इस भरी दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं है। अब तुम उनका दायां बाजू बन जाना। वो तन्हा जिंदगी कैसे बसर करेंगी? क्या जीशान भी मुझसे कुछ छुपा रहे थे? उन्होंने मुझसे अपने भाई कमर का जिक्र आखिर क्यों न किया था? उन्होंने ये क्यों कहा कि मेरी माँ दुनिया में अकेली है? जीशान का ख्याल आते ही मेरा दिल भर गया था। मैं अपने कमरे से निकलकर अपनी सास के गले जा लगी थी। मैं कतरा कतरा आंसू बहाती रही थी। मेरी सास परेशान थी तो कमर शशदर खड़ा था। मैंने कहा, अम्मी, जीशान की बहुत याद आ रही है। मेरी सास भी रोने लगी थी, जबकि कमर मुंह फेर कर बोला, मेरी माँ भी यूं ही अपने बेटे के लिए तड़पा करती थी। इतना कहकर वो आगे बढ़ने लगा तो मैंने उसकी कलाई थाम कर उसे रोका था, मगर मैंने जो ही उसकी कलाई थामी मुझे अजीब सा एहसास हुआ था। कमर भी बौखला गया था। उसने हाथ झटक कर खुद को आजाद करवाया। मैं कुछ लम्हों के लिए तो अपनी बात भी भूल गई थी। फिर बोली, कमर, तुम मेरी बात सुन लो, उसके बाद फैसला करना कि मैं गलत थी या दुरुस्त थी। मैंने जीशान को पहली बार एक मॉल में देखा था। वो जूतों की दुकान के मैनेजर की मिन्नत समाजत कर रहा था और उससे कह रहा था कि उसे नौकरी पर रख लें। जीशान की तमाम जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। अब वो नौकरी की तलाश में सरगर्दा था। 2 दिन हो चुके थे उसे कुछ खाए पिए हुए। जीशान रो रहा था। मैंने एक मर्द को पहली बार यूं रोते हुए देखा था, इसलिए मैं उसकी जानिब मुतवज्जा हुई और उससे सारे मामले के मुतालिक पूछ डाला था। जीशान ने भी बिना झिझके मुझे अपनी तमाम कस्म पुरसी सुना दी थी। उसने बताया था कि वो एक गांव से यहाँ तालीम हासिल करने आया था। तालीम मुकम्मल हो चुकी है, रिजल्ट आने वाला है, लेकिन मैं गांव वापस लौटकर जाना नहीं चाहता, इसीलिए यहाँ नौकरी ढूंढना चाहता हूँ। मैंने जीशान को अपनी दोस्त के भाई के ऑफिस का कार्ड दे दिया था और अपनी दोस्त से जीशान की जॉब की सिफारिश कर दी थी। यूं जीशान को जॉब मिल गई। हम दोनों का आपस में राब्ता रहता था। ये राब्ता पसंद में बदल गया और हमने शादी कर ली। शादी के बाद मैंने जीशान से बहुत बार कहा कि वो मुझे गांव ले जाकर अपनी वालदा से मिला लाएं, मगर वो हमेशा कहते रहे कि मैं दुरुस्त वक्त आने पर तुम्हें साथ ले जाऊंगा। मगर फिर वो दुरुस्त वक्त कभी आया ही नहीं। महज 2 माह के साथ के बाद जीशान एक कार एक्सीडेंट का शिकार हो गए थे। मैंने आखिरी बार उन्हें अस्पताल के बेड पर लेटे हुए देखा था। तब उन्होंने रोते हुए मुझे अपने गांव का पता समझाया और मुझसे ये वादा लिया कि मैं उनकी वालिदा का ख्याल रखूंगी। इसके बाद उन्होंने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली थी। मैं रोने लगी थी। मैंने कमर से पूछा, बताओ मेरी गलती कहाँ है? मैंने बेसहारा इंसान से शादी की, उसे प्यार दिया, मान दिया, उसे बार बार तलकीन करती रही कि वापस गांव चलते हैं। कमर की भी मारे जब्त की आंखें सुर्ख हो चुकी थी। वो बोला, भाभी, गलती सिर्फ और सिर्फ मेरी है, मैं ही गलत इंसान हूँ। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया। तो मैंने अपनी सास से पूछा कि जीशान और कमर का आपस में रिश्ता कैसा था, क्योंकि जीशान ने मुझसे कभी भी जिक्र नहीं किया था कि उनका एक भाई भी है। मेरी सास का चेहरा स्याह पड़ चुका था। फिर वो बड़े जब्त से बोली, दोनों भाइयों में बहुत मोहब्बत थी, एक दूसरे के बगैर तो रहते ही न थे। बस जीशान को शहर की हवा ने बदल दिया था। मैं खामोश होकर रह गई थी। ये मामला मजीद उलझते ही जा रहे थे। आधी रात को मेरी आंख किसी अजीब सी आवाज से खुली थी। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी थी। मैंने कान लगाकर सुना तो मुझे किसी के कराहने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई बहुत दर्द में मुब्तला हो। मैं जल्दी से उठकर बाहर आई तो मैंने अपनी सास को देखा। उनके चेहरे से हवाइयां उड़ी हुई थी। वो भागकर कमर के कमरे में दाखिल हो चुकी थी। मैं भी पीछे ही गई, मगर अंदर से कुंडी लगी हुई थी। मैंने दरवाजा खटखटाकर अपनी सास से दरवाजा खोलने की इल्तिजा की थी। मेरी सास की आवाज आई कि बहू, तुम जाकर सो जाओ, कमर को बुखार है, सुबह तक ठीक हो जाएगा। मैं दरवाजे पर अपना समूह लेकर खड़ी रह गई थी। आखिर मुझे कमर के कमरे में दाखिल होने की इजाजत क्यों न थी? क्या कमर की उदासी और खामोशी का राज इसी कमरे में मौजूद था? मैं अपने कमरे में लौट आई थी। जीशान के मुतालिक सोचते सोचते न जाने कब मेरी आंख लग गई थी। मेरी आंख एक बार फिर खटके के पास खुल चुकी थी। मैंने उठकर देखा तो फजर का वक्त था। मैं अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांकने लगी थी। तभी मेरी नजर दाई पर पड़ी थी।
वो कमर के कमरे से निकलकर घर के गेट से बाहर चली गई थी। एक तो इस दाई की मुझे समझ नहीं आती थी। मैंने सहन को खाली पाकर इस मौके को गनीमत जाना था। मैं भागकर दाई के पीछे ही बाहर निकल गई थी। मैंने उसे आवाज देकर रोका और उसके पास चली गई। अनिला दाई मुझे देखकर घबरा गई और मेरे कुछ भी कहने से पहले ही वहां से भाग खड़ी हुई थी। मुझे अव्वल रोज से ही इस दाई पर शक था, मगर आज यूं उसको भागता देखकर मेरे यकीन पर मोहर लग चुकी थी। सारे फसाद की जड़ यही दाई ही थी। यही कमर की इस हालत की जिम्मेदार थी। न जाने ये कमरा बंद करके उससे क्या कहती थी, या फिर उसे ऐसा क्या ला कर देती थी जो कमर का चेहरा दिन ब दिन सर्द पड़ता जा रहा था। मैंने फैसला कर लिया कि अब की बार जब भी ये दाई आएगी तो मैं छुपकर कमर की और इसकी गुफ्तगू सुनूंगी। मुझे पूरा यकीन था कि आज शाम भी ये औरत हमारे घर जरूर आएगी। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक शाम को हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मेरी सास ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। मेरी सास अपने दुपट्टे के पल्लू से अपने आंसू पोंछती जाती और कोई सरगोशी करती जाती। फिर मेरी सास ने दाई के सामने हाथ जोड़कर कोई बात की तो दाई खामोशी से मेरे देवर के कमरे में घुस गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी सास भी इस दाई की नीयत से वाकिफ हो, मगर वो फकत अपने बेटे की मोहब्बत में मजबूर होकर खामोश रहती थी। मेरी सास सहन में चक्कर पे चक्कर लगा रही थी। मैंने अपने कमरे की अकबी खिड़की से बाहर की तरफ छलांग लगा दी और अपने देवर के कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। मुझे अब पता चला था कि मेरी सास सहन में इसलिए चक्कर लगाकर दाई का पहरा देती थी ताकि मैं उनके राज से वाकिफ न हो जाऊं। मैं खिड़की से कान लगाकर खड़ी थी जब कमर की आवाज मेरी समातों से टकराई थी। वो कह रहा था, मुझे कोई ऐसी दवा दे दो जिससे मुझे राहत मिल जाए, मेरा पूरा जिस्म टूट रहा है। फिर खामोशी छा गई और मैं जल्दी से अपने कमरे में आ गई थी। दाई के जाने के बाद कमर अपनी माँ के पास किचन में चला गया था और मैं कमर के कमरे में घुस गई थी। मैंने उसके कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दी थी। इधर उधर नजर दौड़ाई, अलमारी खोल कर देखी, उसका बिस्तर चेक किया, मगर कुछ भी ऐसा नजर न आया जिस पर शक किया जा सकता था। मैं चकरा कर रह गई थी कि आखिर मेरी नाक तले ये सब हो क्या रहा है। अब मैंने सोचा कि मैं सीधे तरीके से अपनी सास से ही इस राज के मुतालिक पूछूंगी। हो सकता है वो ही मुझे कुछ बता दें। अगली सुबह हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मैंने दरवाजा खोला तो 15-16 साल के कई लड़के हाथ में गेंद बल्ला थामे खड़े थे। वो बोले, बाजी कमर को बाहर भेज दें, हम उसके साथ खेलना चाहते हैं। वो जब से यहाँ आया है घर से ही नहीं निकलता। अम्मी ने बताया था कि इस घर में एक लड़का भी रहता है जिसका नाम कमर है। हमने सोचा क्या पता वो हमसे शर्माता हो, तभी तो घर से नहीं निकलता। आज हम उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए हैं। मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हुई थी। मैं जल्दी से दरवाजे के सामने से हट गई और उन लड़कों को घर में दाखिल होने की दावत दी थी। वो सब खुशी खुशी घर में दाखिल हो गए थे। कमर अपने कमरे को बंद किए हुए लेटा था। मैं दस्तक देकर कमरे में दाखिल हो गई और प्यार से उसे पुचकार कर बोली, देखो कमर, आपसे खेलने के लिए आपके दोस्त आए हैं, जल्दी जल्दी बाहर आ जाओ। वो 9 उम्र लड़के भी कमर के कमरे में ही दाखिल हो गए थे। कमर उन सबको देखकर घबरा गया था। उसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और पूरा जोर लगाकर चीखने लगा था। इतनी देर में मेरी सास भी किचन से भागती हुई कमरे में आ गई थी। वो बोली, क्या हुआ? मगर मेरे जवाब से पहले ही वो सारा मामला समझ चुकी थी। मेरी सास ने उन सब लड़कों को बारी बारी हाथ पकड़कर कमरे से निकाल दिया और उनको ये कहकर घर वापस भेज दिया कि अभी कमर की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ये आपके साथ नहीं खेल सकता। उन लड़कों के जाने के बाद मेरी सास की आंखें आंसुओं से भर गई थी। वो रोकर बोली, मैं तो जीशान की बेवा को अपनी बेटी समझने लगी थी, मगर तुमने साबित कर दिया है कि तुम शहर की पैदावार हम लोगों का मजाक ही उड़ाने आई हो। तुम हमारे लिए मजीद मुश्किलात खड़ी करने आई हो। ये मेरे बंधे हाथ देखो, तुम जहाँ से आई हो वहीं वापस लौट जाओ। हम माँ बेटा एक दूसरे का सहारा बन जाएंगे। इतना कहकर मेरी सास कमरे में चली गई और दरवाजा बंद करके बैठ गई। मुझे उन दोनों के सिसकने की आवाजें आने लगी तो मेरा भी दिल भर आया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन लोगों के गम का मदावा कैसे करूं। मैं जो कुछ भी करती हूँ उल्टा मुझी पर इल्जाम लगता है। मैं सारी रात इसी गम में सो न सकी कि मैंने अपनी सास के दुखी दिल को मजीद दुखा दिया है। फिर मुझे रह रहकर अपने मशकूक से देवर का ख्याल आता रहा। कमर अव्वल रोज से ही मेरे साथ बहुत बदतमीजी कर रहा था, मगर न जाने मुझे उस पर गुस्सा क्यों न आता था। मेरा दिल तो उसकी तन्हाई को देखकर कुढ़ता रहता था।
सारी रात मैंने सबका हल ढूंढने में गुजार दी थी। मुझे खुशी इस बात की थी कि मैं हल निकाल चुकी थी। सुबह बस मुझे इस पर अमल पैरा होना था। मेरी सास का मिजाज कल वाले वाकये के बाइस बरहम ही था, लेकिन मैंने उनके सामने हाथ जोड़ दिए और उनसे वादा कर लिया जिसे तोड़ना मैं पहले से ही तय कर चुकी थी। मैंने कहा, मैं वादा करती हूँ कि आइंदा कभी भी आपके घरेलू मामलात में दखल अंदाजी न करूंगी। मेरी सास का दिल नरम था, इसलिए उन्होंने मुझे गले से लगा लिया था। दोपहर का खाना हमने मिलकर बनाया था। जब खाने की बारी आई तो मैंने उनसे छुपकर उनकी प्लेट में नींद की दवा शामिल कर दी थी। मेरी सास खाना खाने के आधे घंटे बाद ही नींद के बाइस बेचैन हो गई। वो नींद भगाने की कोशिश करती रही, मगर फिर थक कर सो गई थी। शाम में दरवाजा खटखटा तो मैं जान गई थी कि ये दाई ही होगी। मैंने दरवाजा खोल कर कहा, खाला अम्मी तो कमर के साथ बाहर गई हैं, आप अंदर तशरीफ ले आए, मुझे आपसे कुछ जरूरी सवालात करने हैं। अनीला दाई मेरी बात सुनकर काम का बहाना बनाकर वापस चली गई थी। अब मैंने अपने कमरे में जाकर जल्दी से दाई जैसा हुलिया बनाया और कमर के कमरे में कदम रख दिया। कमर मुझे देखकर बोला, आ जाए, आप ही का इंतजार था। मगर जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो वो घबरा कर खामोश हो गया। मगर जब मेरी नजर उसके हुलिये पर पड़ी तो मैं घबरा कर 2 कदम पीछे हटी थी। कमर जल्दी से अपने बिस्तर से उठा और मेरे कदमों में बैठकर रोने लगा और बोला, भाभी, मेरा राज तो आप जान ही गई हैं, अब बाकी की बात भी सुन ले। मैं कमर की ये हालत देखकर शदीद खौफजदा थी, मगर फिर भी दिल कड़ा करके बोली, हाँ कमर, सुनाओ, क्या कहना चाहते हो तुम। कमर रोते हुए बोला, भाभी, हमारा एक छोटा सा खुशहाल सा घराना था। हम सब अपने हाल में खुश थे, मगर मेरे वालिद को तरक्की करने का जुनून सवार था। उन्होंने गांव के चौधरी के फैसले के खिलाफ जाकर जीशान भाई को शहर पढ़ने भेज दिया था। उस दिन के बाद हम चौधरियों की नजर में आ गए थे। चौधरी बहुत नाराज हुआ था। उसने अब्बू को फैसला सुनाया कि या तो वो अपने बेटे को शहर से वापस बुला ले या फिर अपनी बेटी और बीवी को हमारे घर काम करने के लिए भेज दिया करें। अब्बू परेशान हो गए। वो जीशान भाई को वापस बुला लेना चाहते थे, मगर अब अम्मी जिद में आ चुकी थी। उन्होंने कहा, 3-4 साल की ही तो बात है, फिर जीशान नौकरी ढूंढ लेगा, फिर हमें अपने साथ शहर ही ले जाएगा। फिर अम्मी और उनकी बेटी आमना चौधरियों के घर काम पर जाने लगी थी। अब्बू को एक रात दिल का दौरा पड़ा और वो अपने खालिक के हकीकी से जा मिले थे। अब भरी दुनिया में अम्मी और आमना तन्हा रह गई थी। चौधरी का अय्याश बेटी की नजर 18 साल आमना पर पड़ चुकी थी। उसने आमना को प्यार के झांसे में लेकर उसका फायदा उठाना चाहा, मगर आमना निकाह चाहती थी। चौधरी के बेटे ने निकाह कर लिया और यूं वो उम्मीद से हो गई। जब चौधरी के बेटे अहमद को इस मामले के मुतालिक इल्म हुआ तो इसने इन दोनों माँ बेटी के घर अपने मुलाजिम भेजना शुरू कर दिए थे, जो इन्हें डराते धमकाते और शहर छोड़कर जाने का कहते थे। आमना ने अहमद से बात की और कहा कि मुझे बाकायदा रुखसत करके अपने घर ले आओ। अहमद ने इस कदर जानदार कहकहा लगाया कि आमना की जात के परखचे उड़कर रह गए थे। अभी 2 दिन भी न गुजरे थे कि अम्मी को फोन आ गया कि जीशान इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। अब आमना और अम्मी तन्हा रह गई थी। भाभी, आपको मालूम है क्या कि आमना कौन थी? आमना मैं थी भाभी। मैं गुनाहगार, खताकार और बदनसीब आमना। कमर की बात सुनकर मुझे सांप सूख गया था। आमना उठकर मेरे गले लग गई थी। वो रोती जा रही थी, भाभी, अल्लाह ने मुझसे बाप ले लिया, फिर मुझे अहमद ने प्यार का झांसा देकर तबाह बर्बाद कर दिया। क्या ये सब कम था जो उसने मुझसे मेरा आखिरी सहारा भी छीन लिया, मुझसे मेरा जीशान भाई भी छीन लिया। हम माँ बेटी कहीं के ना रहे थे। हमने रात में चुपके से वो गांव छोड़ दिया और नए गांव आ बसे थे। अम्मी ने यहाँ ये मशहूर कर दिया था कि वो अपने बेटे के साथ यहाँ बसने आई है। वो नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले कि एक बदनसीब लुटी हुई औरत अपनी जवान बेटी के साथ आई है। अम्मी मुझे लोगों की नजरों और सवालात से बचाना चाहती थी। अम्मी ने मेरे राज के मुतालिक सिर्फ दाई अनीला को ही बताया था। वो दाई ही मेरे लिए शहर से दवा लेकर आती थी, मगर मुझ में इस कदर कमजोरी हो चुकी है कि चला फिरा भी नहीं चाहता। मैं आमना की बातें सुनकर शदीद सख्ते में आ चुकी थी। मैं रोती बिलखती मासूम सी लड़की को सीने से लगाकर दिलासा दे रही थी। वो बहुत कम उम्र और नाजुक सी थी, इसलिए उसके हमल का मरहला इस कदर पेचीदा था कि वो हर वक्त बीमार रहती थी। आमना ने जिस गांव और चौधरियों का जिक्र किया था वो तो मेरे चचा का था और अहमद मेरा चचाजाद भाई था। मैंने इस मामले को सुलझाने का फैसला कर लिया था, मगर मैं पहले आमना को शहर ले जाकर उसका चेकअप करवाना चाहती थी। जब मेरी सास नींद से बेदार हुई तो उनको हैरत का शदीद झटका ये देखकर लगा था
कि आमना और मैं एक दूसरे के गले लगकर रो रही थी। अगले ही दिन मैं अपनी सास और आमना को अपने साथ शहर ले आई थी। यहाँ मैंने आमना का चेकअप करवाया था। फिर मैं उन दोनों को अपने घर ले गई। मैंने अपनी सास और नंद की सारी कहानी अपने घर वालों की गोश गुजार कर दी थी। अब्बू ने आमना के सर पर हाथ रखकर कहा कि आज से तुम मेरी बेटी हो। फिर सारे मामलात अब्बू ने अपने हाथ में ले लिए थे। न जाने उन्होंने कैसे चचा और अहमद को समझाया कि वो आमना को रुखसत करके ले जाने पर रजामंद हो गए थे। यूं आमना अपने घर की हो गई तो आमना अपने शौहर से इजाजत लेकर अपनी वालिदा को भी अपने साथ ले गई थी। मैं अब हर रोज जीशान की कब्र पर जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मुस्कुराकर मुझे शुक्रिया कहते हों। मैंने उनकी माँ और बहन को एक लंबे और अजियतनाक सफर से बचा लिया था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।